बच्चों, आज हम अध्याय 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस उत्सर्जन, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है उत्सर्जन? जो हमारा शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कौन से वेस्ट मटेरियल? नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल। कैसे बनते हैं? प्रोटीन उपापचय के द्वारा। भाई हम लोग अपने भोजन में क्या ले रहे हैं? प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो प्रोटीन के उपापचय के पश्चात, प्रोटीन का जब हमारा शरीर के अंदर कोशिका में पहुंच जाता है प्रोटीन, तो उसका क्या होता है? उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसका। तो उसके द्वारा क्या बनते हैं? कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो हमारे शरीर में क्या बनाते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन यूरिया को हमारे शरीर से क्या निकालना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में क्या होती हैं? वेस्ट मटेरियल की तरह से होती हैं। इनको हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब ये जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन की जो क्रिया है वो कौन से और जिन ऑर्गन्स के द्वारा होती है, जिन अंगों की सहायता से होती है, उन अंगों को हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक है, अब आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, जो जितने भी हमारे इस उत्सर्जन में काम आ रहे हैं हमारे अंग, वो सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो अभी हमें ये वाला चीज़ समझ में आया कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मानव शरीर है, इस मानव शरीर में जो उत्सर्जन अंग कौन से हैं, उत्सर्जन तंत्र कौन सा है, हमने छोटी छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम, ये डायग्राम हम देख रहे हैं। हमारे उत्सर्जन के लिए जो मेन हमारे ऑर्गन हैं वो कौन से हैं? वृक्क। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताने चाह रही हूँ। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं हमारे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, डायरेक्ट अमोनिया का करते हैं, वो यूरिया में नहीं चेंज होता, बल्कि सीधा ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक प्राणी। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? जो सिंपल हमारे जलीय प्राणी हैं, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, वो इनका उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि इसकी अमोनिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, और वो जल में ही रहते हैं। तो ज़्यादातर जलीय प्राणी किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और इन जंतुओं को हम कहते हैं अमोनोटैलिक। यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया को ज़्यादा विषैला होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा देर तक अपने शरीर में नहीं रख सकते, तो इसको किस में चेंज किया जाता है? यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। यूरिया क्या है? जल में घुलनशील है। तो जितने भी स्तनी हैं, जैसे मनुष्य हैं और एम्फीबियंस हैं, जो भयचर जंतु होते हैं, उनमें हमारा अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया। यानी अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। और ऐसे जीव जंतुओं को हम कहते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, अब आता है हमारा यूरिक अम्ल। कुछ ऐसे भी जीव प्राणी होते हैं जिनमें यूरिया की बजाय वो क्या होता है? यूरिक अम्ल को नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल के रूप में वो शरीर से बाहर निकालता है। और ऐसे प्राणी हमारे कौन से? पक्षी हैं। पक्षी जो होते हैं, कीट हैं, सरीसृप हैं, ये सब क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का एक्सक्रीशन करते हैं, यानी इनको शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। तो ये तो हमें समझ में आया कि किस तरह के होते हैं नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल। और मानव शरीर में कौन सी चीज़ है? हमारी यूरिया का निर्माण यकृत में होगा, और उसे हम शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? यूरिया किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। तो यूरिया जब जल में घुल जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है, यानी मूत्र का निर्माण होता है। और ये जो मूत्र का निर्माण है, उसके काम में, इस काम के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे शरीर में मौजूद हैं वो हम अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे एक जोड़ी क्या है? किडनी, जिसे हम कहते हैं वृक्क। ये हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, और किडनी से दूर निकलती हैं मूत्रवाहिनी। ये हमारी जो मूत्रवाहिनियाँ हैं, इनमें मूत्र बन करके इनमें धीरे धीरे रिश्ता रहता है, और कहाँ जमा हो जाता है? मूत्राशय में। मूत्राशय धीरे धीरे क्या होता है? भरता रहता है। एक मूत्राशय होता है जो धीरे धीरे क्या हो जाता है? इस मूत्र से भर जाता है। तो समय समय पे इस मूत्र मार्ग के द्वारा, या मूत्र जनन जो छिद्र है, इसके द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 2 किडनी होती हैं। अब हम ये देख रहे हैं, किडनी के अंदर हमारे यहाँ पर एक चौड़ा वाला भाग है, ये पेल्विस कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? जिससे मूत्रवाहिनी निकलती है तो उसका ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है, और इसे हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं एक किडनी के अंदर एक तो वृक्कशिरा अंदर जा रही है। वृक्कशिरा तो किडनी से बाहर निकलती है, और वृक्कधमनी क्या होती है? इस किडनी के अंदर जा रही है। जो रेड कलर से दिखाई दे रही है वो क्या है? वृक्कधमनी, और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है वो क्या है? वृक्कशिरा। हमारे वृक्कों के ऊपर एक छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि। एक अधिवृक्क ग्रंथि हमारे दोनों वृक्कों पर मौजूद होती है। तो ये तो हमारा हो गया एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर हो गया इसका, हमारे उत्सर्जन तंत्र का। अब हम इसमें से किडनी का आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि वृक्क हमारा अंदर से कैसा होता है। तो वृक्क, ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसके ऊपर बाहर एक खोल है, इस खोल को हम कहते हैं वृक्कीय कैप्सूल। ठीक है, वृक्क के ऊपर एक आवरण होता है, एक खोल से घिरा रहता है हर एक वृक्क, प्रत्येक वृक्क एक खोल से घिरा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क का कैप्सूल कहते हैं या वृक्क के खोल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा वृक्क है दो भागों में विभाजित होता है। ये बाहरी जो भाग है, इस खोल के जस्ट नीचे वाला भाग, यहाँ से आता है, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, इसे कहते हैं हम हिंदी में बलकोट। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा मध्यांश, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको मेडुला। ठीक है, जो ये मेडुला होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं कॉर्टेक्स की। जो कॉर्टेक्स होते हैं, इसका कुछ पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं धंसा हुआ है, मध्यांश के अंदर धंसा हुआ है। तो जो भाग हमारा इसमें धंसा हुआ होता है इसे कहते हैं हम वर्टिनी के स्तंभ। इनको क्या कहते हैं हम, वर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। और इनके धंसे होने की वजह से हमारा जो मध्यांश है वो कैसा हो जाता है, पिरामिड के आकार का हो जाता है, मेरा जो शंक्वाकार स्थिति में आ जाता है। तो ये जो शंक्वाकार पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड। तो मध्यांश के अंदर तो ये क्या कैसा बन गया, पिरामिड, और यहाँ पर क्या बन गए, वर्टिनी के स्तंभ कहलाते हैं। तो ये तो कहलाते हैं वृक्कीय पिरामिड, और ये कहलाते हैं वर्टिनी के जो धंसे हुए पार्ट हैं कॉर्टेक्स के, ये कहलाते हैं वर्टिनी के स्तंभ। और जो मध्यांश के उभरे हुए भाग हैं वो कहलाते हैं वृक्कीय पिरामिड। जितने भी हमारे वृक्कीय पिरामिड हैं हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है एक कप के जैसा पार्ट है, इसमें खुल रहे हैं। वृक्कीय पिरामिड किससे जुड़े हुए हैं, एक गुहा से जुड़े हुए हैं, और इन्हें क्या कहते हैं हम, कैलिक्स। ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, कैलिक्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कैलिक्स होते हैं सब मिलकर के, सारे कैलिक्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कैलिक्स मिलकर के कहाँ खुल रहे हैं, हमारे एक शंक्वाकार पोर्शन में खुल रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिविस कहते हैं, वृक्क श्रोणि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क श्रोणि। हिंदी में क्या कहेंगे, वृक्क श्रोणि। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं जो यहाँ पर वृक्क के मध्य में एक छिद्रनुमा एक पार्ट होता है जहाँ से वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है और वृक्क शिरा इसमें से बाहर निकलती है, और साथ में ही मूत्रवाहिनी भी निकलती है। इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलर, वृक्क नाभि। इसे क्या कहते हैं हम, वृक्क नाभि। तो हमें आंतरिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आया यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि जो जितना ये हमारे जो वृक्क हैं, यहाँ पर जो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये कोई सिर्फ सेट बनी हुई नहीं है, बल्कि क्या है, असंख्य मात्रा में यहाँ पर क्या है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जो इसमें क्या है, पड़ी हुई हैं। बहुत सारी यहाँ पर नेफ्रॉन है, 10 से 12 लाख, हर वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये वृक्क नलिकाएं हमारे कॉर्टेक्स और मध्यांश के अंदर दोनों में क्या होती हैं, धसी रहती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमारी वृक्क नलिकाएं होती हैं, ये इसकी संरचनात्मक इकाई, जैसे एक घर होता है एक एक ईंट से बनता है, तो यहाँ पर जो हमारा वृक्क है इसके अंदर जितनी भी हमारी नलिकाएं हैं ये सब क्या काम कर रही है, मूत्र निर्माण का काम कर रही हैं। और ये जो मूत्र निर्माण का काम करके सारी की सारी जो वाहिनियाँ हैं सब मिलकर के कहाँ खुलती हैं, इस मूत्र वाहिनी में खुलती हैं, जो धीरे 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 रिस रिस करके मूत्र इकट्ठा होता रहता है, कहाँ पर, मूत्राशय में जा करके। तो बहुत सारी यहाँ पर वृक्क नलिकाएं काम कर रही हैं। तो हम देखना चाहते हैं, अभी तो हमें यहाँ पता नहीं लग रहा वृक्क नलिकाएं कैसी होती हैं, अब हम वृक्क नलिकाओं का स्ट्रक्चर एक अलग से देख रहे हैं। अब वृक्क नलिका के स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सेट होती है। हमें दिख रहा है यहाँ पे एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वृक्क नलिका का। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बोमन संपुट। इसे क्या कहेंगे, बोमन संपुट। और जो इसके अंदर हमारा रेड वाला एक गुच्छा दिखाई दे रहा है हमको, रेड नलियों का, इसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। यहाँ पर इस कप शेप्ड संरचना जो बोमन संपुट है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस बना कैसे, जो वृक्क धमनी होती है यहाँ से अपवाही धमनिका के रूप में वृक्क में प्रवेश करती है, और यहाँ जो अभिवाही धमनिका है ये बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और एक गुच्छे का निर्माण करती है। बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होकर के एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और अंत में कहाँ से, अपवाही धमनिका के रूप में, जिससे वृक्क से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो है पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर जो रुधिर कोशिकाएं हैं और यहाँ पर इसकी जो लेयर है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, इस ग्लोमेरुलर
जो होता है इसकी एक मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। और ये इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। इस ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हमारा अशुद्ध रुधिर यानी नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल वाला जो रुधिर है वो यहाँ होकर के आता है तो इसमें से धीरे धीरे रिस्क करके कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर एंटर कर जाता है, इसकी अगले पोर्शन में इसमें एंटर कर जाता है। अब जो इसका यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन है इसकी कहलाती है ग्रीवा। वृक्क नलिका की क्या कहलाती है, ग्रीवा। ये पूरा स्ट्रक्चर हम किसका देख रहे हैं, वृक्क नलिका का, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पर इसकी ग्रीवा है। ग्रीवा के बाद में आती है हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो हमारी कुंडलित नलिका जो इसके नजदीक है इसलिए इसको नाम दिया गया है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये यहाँ से यहाँ तक हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है इसका स्ट्रक्चर भी मैं तुमको यहाँ दिखा देती हूँ। पहले मैं स्ट्रक्चर ये दिखाने चाह रही हूँ। जो हमारी ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है यहाँ की कोशिकाएं कुछ स्पेशल होती हैं। यहाँ की कोशिकाओं के अंदर यहाँ सूक्ष्म अंकुर होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म अंकुर होते हैं। क्यों होते हैं सूक्ष्म अंकुर, क्योंकि जब ये यहाँ से जैसे ये तरल निकल के आएगा तो उपयोगी चीज़ें भी आती हैं इसके साथ में, जो हमारे वेस्ट मटेरियल नहीं बल्कि उसके साथ साथ क्या है, जो रिस करके तरल आता है उसमें उपयोगी पार्ट भी होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, इन सूक्ष्म अंकुरों के द्वारा। सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, अवशोषण तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अवशोषण करने वाली जगह का एरिया क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। जैसे जितने भी उपयोगी हमारी चीज़ें इसमें रिस करके आ गई हैं वो वापस से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर हम बोमन संपुट में भी देख रहे हैं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन सी, पोडोसाइट। आंतरिक स्तर में, इसके आंतरिक स्तर में कौन सी होती हैं, पोडोसाइट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पधाड़ू भी कहते हैं। ये कुछ कोशिकाएं होती हैं। और इसका बाहरी जो स्तर होता है इसमें सिंपल सेल की उपकला होती है। ठीक है, तो ये तो बाहरी स्तर की स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा आंतरिक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो हमारे जो इसके प्रवर्ध होते हैं और रुधिर कणिकाओं की, रुधिर कोशिकाओं की जो होती हैं लाइनिंग, ये दोनों आपस में मिलकर के यहाँ पर इसका एक छलनी जैसे काम करते हैं और जिसमें से रिस करके ग्लोमेरुलर तरल यहाँ आ जाता है। तो ये हो गई हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसमें इस तरह से सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। और इसके बाद में हमारा यू शेप स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेनले का लूप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मूत्र है जो रिस करके आता है नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, इसमें से होकर के गुजरते हैं। इसकी दो भुजाएं होती हैं, जो नीचे की ओर जा रही है पहले अवरोही भुजा और फिर वापस से ऊपर की ओर जाएगी, उसे कहेंगे हम आरोही भुजा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो आरोही भुजा के बाद में अगला वाला जो पार्ट है वो कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे क्या कहेंगे हम, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस कुंडलित नलिका में और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ सूक्ष्म अंकुर होते हैं, इसमें सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में, लेकिन यहाँ सूक्ष्म अंकुर नहीं होते। बाकी दोनों में सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो हमारा दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये किसमें खुलती है, संग्रह नलिका में। कहाँ खुलेगी, लास्ट में जाकर के संग्रह नलिका में। और जो हमारी ये संग्रह नलिका है, धीरे धीरे जो भी वेस्ट मटेरियल थे आगे बढ़ते गए, बढ़ के जो उपयोगी चीज़ें थी उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया और जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे रिस करके कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, संग्रह नलिका में होते हुए। ये संग्रह नलिकाएं कहाँ खुलेंगी, अब बहुत सारी संग्रह नलिकाएं होती हैं ऐसे। इस एक संग्रह नलिका के अंदर कई सारे, ये देख रहे हैं हम, दूसरे नेफ्रॉन जुड़े होंगे, इससे एक नेफ्रॉन अलग जुड़ा होगा, इससे एक नेफ्रॉन अलग जुड़ा होगा। तो ऐसे कई सारे नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं एक संग्रह नलिका से और वो सभी के जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो इसमें हो करके रिस करके आते रहते हैं। तो ऐसी कई संग्रह नलिकाएं होती हैं, एक ही नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, बेलिनाई की वाहिनी बनाती हैं। उसे क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी। और जो बेलिनाई की वाहिनी है वो कहाँ खुलती है, पेल्विस में खुल जाती है। लास्ट में कहाँ खुलेंगे ये सब, पेल्विस में खुल जाएंगे और धीरे धीरे पेल्विस से होते हुए मूत्र वाहिनी में खुल करके रिस करके सारे कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सारा मूत्र मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा और मूत्र जनन मार्ग के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी एक अवरोधनी होती है जो इसको कस के बांधे रखती है, लेकिन जैसे ही अवरोधनी यहाँ पे शिथिल होती है, अब ये भर जाता है तो कैसे हो जाती है, शिथिल हो जाती है और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे जो हमारा बलकुट पार्ट है इसमें हमारे बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के कहते हैं मेलपीगिकाय। क्या कहते हैं, दोनों को मिला के मेलपीगिकाय। तो जो मेलपीगिकाय है वो यहाँ पर है बलकुट के अंदर। जो समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं वो हमारे बलकुट में मौजूद हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं भी बलकुट में मौजूद होती हैं। हेनले का लूप ये होता है हमारे मध्यांश में। हेनले का लूप कहाँ होता है, मध्यांश में। और जो हमारी संग्रह नलिकाएं है वो भी कहाँ होती है, मध्यांश में। बाकी सारे पार्ट यहाँ मौजूद होते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर सेट होता है। एक बार हल्का सा डायग्राम बता देती हूँ कि ये जो हमारे कप शिफ्ट स्ट्रक्चर है ये इस तरह से यहाँ पर होंगे।
ठीक है। यहाँ पर ये कुंडलित नलिका भी यहाँ होंगी समीपस्थ, ये फिर हेनले का लूप यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका भी यहाँ आ जाएगी, दिख रही है आपको। फिर ये जो संग्रह नलिकाएं हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। दिखाई दे रहा है। ये हमारी कौन सी चीज़ हो गई यहाँ पर, ये संग्रह, ये हमारा एक नेफ्रॉन का डायग्राम। ऐसे बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे नेफ्रॉन हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अब इस वाले से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, बहुत सारे जुड़े होंगे इससे नेफ्रॉन। फिर ये सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, बेलिनाई की डक्ट में आ जाएंगे। बेलिनाई की डक्ट कहाँ खुलेगी, पेल्विस में खुलेगी, और पेल्विस से होती हुई कहाँ आ जाएगी, मूत्रवाहिनी में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। बोमन संपुट यहाँ मौजूद है गलकुट के अंदर। ये जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यू शेप वाला जो स्ट्रक्चर यानी हेनले का लूप कहाँ पर, यहाँ पर मध्यांश के अंदर। और फिर इसके बाद में जो संग्रह दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो फिर कहाँ पहुँच गई, गलकुट में पहुँच गई। और ये संग्रह नलिका फिर हमारी कहाँ गई, मध्यांश में। इस तरह से हमारा ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो जाता है कि हमारे वृक्क किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर होता है, हमारे वृक्क का आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ हमारे नेफ्रॉन के अंदर भी हम देखते हैं एक वृक्क शिराएं आपस में क्या करेंगे, फिर ये वृक्क शिराएं अशुद्ध रुधिर को लेकर के चली जाएंगी। जो अशुद्ध रुधिर को लाती हैं ये सब मिलकर के इसमें क्लियर हो जाता है सारा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि क्या है, ठीक है।